जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसमें दो पार्ट थे। पहला पार्ट है SN1 अभिक्रिया। देखो रिएक्शन दोनों में सेम है बेटा, रिएक्शन दोनों में क्या है, एक ही है, लेकिन उस रिएक्शन के अलग अलग पार्ट। यहां पर ये देखोगे, यहां पर जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है क्रियाशीलता के मामले में, वो कौन होगा, जिसमें ब्रांचेस क्या लगे होंगी, ज्यादा लगे होंगे कम लगे होंगे। क्रियाशीलता के बारे में क्या बताया बेटा मैंने आपको? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है इनमें? मान लीजिए हमारे पास तीन है, मैं एक तीन और बता देता हूँ आपको कहाँ से। जैसे हमारे पास तीन वो है, एक तो है CS3, देखो ये है CS3 सी, वो तो सही है, वो तो तुमने बहुत बढ़िया कहा, जो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो तो क्रियाशील ज्यादा होगा, बिल्कुल राइट है ना। एक हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरा लेते हैं, दूसरा प्लस एक दूसरा है CS3, और यहाँ CH है और इसमें CS3 है, और यहाँ Cl लगा है, एक ही है। और एक हमारे पास CH3 CH2 NCl है, ठीक है ना। इन तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है बेटा? इन तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? CS3 CS2 Cl है सर। ये वाला कौन सा होगा? सर बीच वाला होगा सर। बीच वाला तो होता ही नहीं। सर तीसरा वाला। तीसरा मैंने जो ए वाला ना, CH3 CH2 Cl, जी। ये नहीं बेटा। इनमें जो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता का क्रम होता है, क्रियाशील सबसे ज्यादा ये होता है। यहाँ बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। इनमें ये तो ग्रुप तो समान है देखो, लेकिन इससे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए ज्यादा है, ठीक है ना। इनमें एल्किल ग्रुप अलग अलग कंडीशंस में जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए हम इसी को लेते हैं। इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड को लेते हैं, ठीक है ना, इस SN1 में। चलो, यहां पर क्या होता है बेटा, देखो इस अभिक्रिया में, इसको समझने के लिए बहुत मजेदार है ये। रिएक्शन एक ही है हमारे पास, है ना। जैसे हमने C लिया और ये Cl है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, है ना, तीन CH3 एक तरफ दिखा सकता हूँ, CH3 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 ऐसे दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने ऊपर नीचे दिखा रखा था तो ऐसे दिखा सकता हूँ। इस पर क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर OH एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या आएगा, OH आएगा एक न्यूक्लियोफाइल। ये KOH के साथ हो सकती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये क्या करेगा, देखो रिएक्शन बता रहा हूँ, ये OH जा करके इस Cl को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हटा देगा, और ये CH3 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 और ऐसा बन जाएगा, COH बन जाएगा, और प्लस यहाँ क्या होगा, Cl माइनस के रूप में कहीं बाहर निकल जाएगा ऐसा। यहाँ OH माइनस था और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन लगे थे। भाई ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हमें दो पार्ट में समझना होगा। रिएक्शन केवल एक है, रिएक्शन क्या बेटा इसमें, केवल एक, और इसको दो पार्ट में समझना होगा। दो पार्ट कैसे होंगे, यदि हम दोनों पार्ट को देखते हैं इसमें, तो दो पार्ट कैसे होंगे, यहां पर देखो, एक होगा SN1, ये अलग रिएक्शन है, और एक होगी SN2, दोनों रिएक्शन एक ही इसमें दिखाएंगे, ठीक है ना। और यही रिएक्शन है, ये मूल रिएक्शन है बेटा, ये क्या है, मूल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को दो प्रकार से होती है रिएक्शन, ठीक है ना। कैसे होती है अभी बताता हूं। पहले हम समझते हैं SN1। तो SN1 का कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पूरा मतलब क्या हुआ, S का मतलब क्या था बेटा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, है ना, प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं। N का मतलब क्या था,
नाभिक के स्नेह। न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक, राइट है ना। इस किसने बोला बेटे? दो लोगों ने बोला, एक राहुल है, दूसरे किसने बोला? सर वंदना। वंदना ने बोला, अच्छा चलो ठीक। और तीसरा बेटा देखो इसमें ये वन है, वन क्या दिखा रहा है? यूनिमोलिकुलर। बिल्कुल यूनिमोलिकुलर, ठीक है ना। यूनिमोलिकुलर माने एक अणु का विक्रिया। ये तीनों चीजें याद रखनी है हमको, है ना। तो पहले हम SN1 देखते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा? देखो बेटा, पहले इस अभिक्रिया में इस प्रकार के कंडीशंस में यहां पर पहले क्या होगा, जो हम SN1 मैकेनिज्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? SN1 क्रियाविधि या मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा उसको, क्रियाविधि। SN1 क्रियाविधि, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, ठीक है ना। SN1 मैकेनिज्म होता क्या है? यहां सबसे पहले क्या होगा, इस प्रकार के मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। पहले क्या होगा? बंध का टूटना, बंध टूटेंगे। फिर क्या होगा? बंध का बनना। तो देखो बेटा, यहां पर क्या होगा, पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। और इस स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? बंध का टूटना, बंध का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। और जब बंध टूटता है उस समय इस स्टेप को कहा जाता है बेटा, ये बहुत स्लो गति से होता है। इसकी गति कैसी होती है? धीमी। और जब धीमी गति होगी, टूटने, बंध टूटने की गति धीमी होगी, तो जो गति जहां पर क्या होती है, धीमी गति होती है, उसे कहते हैं अभिक्रिया दर निर्धारक पद। अभिक्रिया दर निर्धारक पद, ये आप स्टेप में लिख सकते हो। पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, यहां पर हम ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे हमने स्टेप फर्स्ट लिखा, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखोगे? स्टेप फर्स्ट, इस टाइप से हम नोट्स में लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा? बंध का टूटना, पहला नंबर आएगा बंध का टूटना। तो पहले बंध टूटेगा, ठीक है ना। और इसमें दूसरा नंबर लिखेंगे हम, बंध का टूटना। उसके बाद लिखेंगे यह क्रिया बहुत धीमी गति से होती है। यह क्रिया बंध, या ऐसे लिख सकते हैं, बंध का टूटना बहुत धीमी गति से होता है। बंध का टूटना बहुत धीमी गति से होता है, बहुत धीमी गति से होता है, धीमी गति से, ठीक है ना। और जब ये बहुत धीमी गति से होता है बेटा, देखो हमने जब सबसे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था, तो अभिक्रिया की तीन प्रकार की गति बताई थी। तीन प्रकार की अभिक्रियाएं, तीव्र गति वाली अभिक्रियाएं, जो आयनिक अभिक्रियाएं होती थी, जिनका हम वेग ज्ञात नहीं कर सकते। जो तीव्र अभिक्रियाएं होती थी उनका वेग ज्ञात नहीं कर सकते, जो पलक झपकते होती थी। मंद अभिक्रियाएं, दूसरी क्या थी? मंद गति वाली, जिसको हम क्या करते थे, एक तो अति मंद होता है, बहुत ही ज्यादा मंद, अति मंद जिसको हम कहा जाए, जो कई सालों में होती, तो उसका भी हम क्या नहीं कर सकते, अभिक्रिया का वेग नहीं कर सकते, ज्ञात कर सकते। लेकिन जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, उनका अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मंद गति, क्योंकि धीमी गति से हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर धीमी गति से हो रहा है, इसलिए क्या होगा, यह पद, यह पद वेग निर्धारक पद है, वेग निर्धारक पद है, वेग को निर्धारित करने वाला निर्धारक पद, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट्स आ जाएंगे, तीन चार पॉइंट इसमें। तो देखो बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या होगा, बंध का टूटना। किसका बंध टूटेगा? देखो यहाँ पर हमारे पास है CH3 एंड CH3, और एक किससे लगा हुआ है? CCl से लगा। तो ये स्टेप क्या है बेटा, ये बंध टूटेगा, ठीक है ना। और ये बंध टूटने के बाद क्या बनाएगा? देखो CH3, बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं करना आपको, CH3 देखो बेटा इस प्रकार से, और C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl नेगेटिव चार्ज के साथ अलग हो जाएगा। और ये क्या होता है, बहुत धीमी गति से। बंध का टूटना, जहां पर बॉन्ड टूटता है, वो बहुत धीमी गति से होता है। और जब धीमी गति से हो सकता है, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं स्लो स्टेप। एक ऐसे स्टेप है बेटा, स्लो
स्टेप है। स्लोप स्टेप में क्या हुआ, फेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जहां स्लो स्टेप होगा वहां पर अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है, जहां हम वेग निर्धारित करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, वेग निर्धारक पद, हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं, वेग निर्धारक निर्धारक पद, ये ध बेटा है ना, निर्धारक पद, ये वेग निर्धारक पद है, जहां पर वेग निर्धारित होना है। अब इस देखो, इस पद में जो वेग निर्धारक पद है बेटा, वेग निर्धारक पद ये बताता है कि इसमें कुल कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहे हैं बेटा, इस स्टेप में अभिक्रिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने भाग ले रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहे हैं। अणु के बारे में मैंने बताया था एक दिन क्लास में आप लोगों को, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, इस पद में अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कितने अणु हैं, सर 3। 2 3 अणु, 4 अणु, 4 भी तो हो सकते हैं बेटा, देखो एक ये हो गया है ना, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5 हो गए, वो तो 5 हो गए। अणु कितने हैं, अणु बताया था, सर 2 दो कौन से बेटा, एक ये वाला Cl दूसरे एक Cl है ना, ये अणु एक है बेटा, एक में अलग अलग पार्ट करोगे तो तब अणुओं की संख्या बढ़ेगी, ये तो एक ही अणु है, ये फॉर्मूला है एक अणु का, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये एक अणु है, कितना अणु है भाग ले रहा है यहाँ, कितने अणु हैं, एक ही तो है पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा एक अणु है, और इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब तुम ऐसा कहोगे, मान लीजिए मैं लिखा CH3 CH2 Cl, मैंने कहा ये कितने अणु है, तुम कितने अणु बताओगे इसको, कितने अणु है इसको बताओ, 1 एक है ना, क्योंकि भाई ये अलग अलग पार्ट थोड़ी है, ये अलग होगा ये अलग होगा ऐसा नहीं होगा, या ये अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, नहीं होगा ऐसा, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं बेटा, इसलिए कितने अणु है, ये एक अणु। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, इस SN1 में जो है, जो 1 है वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे, देखो बंध का टूटना, ठीक है ना, यह बंध जो है क्या है, बंध का टूटना हो गया, यह क्रिया क्या कहलाती, ठीक है ना, जो हमारे पास पहले स्टेप होगा बंध का टूटना, है ना, और बंध का टूटना जो है क्या होता है, बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए यह वेग निर्धारक पद है। और इसमें देखो बेटा, इसमें एक अणु भाग ले रहा है, इसमें एक अणु भाग ले रहा है, कितना अणु ले रहा है भाग, एक अणु भाग ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह एक अणु का विक्रिया है, इसलिए यह एक अणु का विक्रिया है, एक अणु का विक्रिया कैसी है बेटे, एक अणु का विक्रिया, यूनिमोलिकुलर, क्लियर हुआ, बस ये स्टेप आ गया, क्योंकि बहुत धीमी गति से हो रहा था प्रोसेस। अब स्टेप सेकंड आएगा, देखो मैं स्टेप सेकंड को दूसरे कलर में लिखता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए, क्लियर पता लग जाए। देखो बेटा बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समझना होगा हमें, है ना। दूसरा है स्टेप सेकंड, पहले स्टेप में तो यही काम हो गया और सारा काम तो हो ही गया, बंध का टूटना हो गया, ठीक है ना, बंध का टूटना जो है बहुत धीमी गति से हुआ, धीमी गति से हुआ तो वेग निर्धारक पद हो गया, वेग निर्धारक पद हो गया तो उसमें एक अणु भाग ले रहा था, इसलिए एक अणु का विक्रिया हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें हो गई। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो स्टेप सेकंड है, स्टेप फर्स्ट इसका बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, है ना, इस वाले यूनिट का, इस वाले पार्ट का, सॉरी SN1 का। यहां पर क्या हुआ, देखो रिएक्शन वही होनी है। अब क्या हुआ, जो ये हमारे पास क्या है, CH3 है, CH3 एंड CH3, ये देखो बेटा, ये याद करना 2 नंबर का आएगा ये, हाँ ध्यान रखिएगा, और ये C पॉजिटिव हुआ, जब ये अलग अलग हो गए, इसने क्या बनाया गया, इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है ना, कार्बेन आयन भी बोलते हैं, कार्बोकैटायन, है ना।
और यहां पर क्या होगा, कार्बोनियम आयन, क्या बोलेंगे उसको, कार्बोनियम आयन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कार्बोनियम आयन बन गया। अब ये कार्बोनियम आयन क्या करेगा, जब यहां पर क्या आएगा, OH माइनस आएगा, OH माइनस। मैंने कहा ये अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र गति से होगी, फास्ट रिएक्शन होगी तीव्र गति से, क्योंकि ये आयनिक अभिक्रिया है, आयन है, तो आयन तुरंत जुड़ जाता है आपस में। तो हम इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें वेग का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि क्या तीव्र गति से हो रही है ना। ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से, मैंने कहा भी था कि हम 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ते हैं, तीव्र गति वाली अभिक्रियाएं जिनका वेग निर्धारित नहीं कर सकते, वो 1 सेकंड में हो जाती है, कितने कितने सेकंड में, 1 सेकंड में हो जाती, तो हम वेग निर्धारण नहीं कर सकते, पलक झपकते हो जाती। तो इसलिए वो अभिक्रियाएं क्या नहीं होती हैं, वेग को निर्धारित करने वाली नहीं होती, उन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता जो आयनिक अभिक्रिया होती। बहुत धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया अतिमंद जिनको कहते हैं, माना जंक लग रहा है, 6 साल में जंक लग रहा है, 10 साल में लग रहा है, तो उस अभिक्रिया का वेग भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। केवल जो मंद अभिक्रिया है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन है, उनका अभिक्रिया का वेग, तो ये देखो ये मॉडरेट थी इसलिए कर लिया। अब यहाँ तो आयन बन गए, ये भी आयन बन गए, ये आयन बन गए, तो तुरंत जुड़ जाएंगे, तलक झपकते ही जुड़ गए। तो इसका ये क्या नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, यह तीव्र गति से हुई, अर्थात अर्थात यह पद वेग निर्धारक पद नहीं है, वेग निर्धारक पद नहीं है, इसमें हम वेग निर्धारित नहीं कर सकते। इसने तुरंत जो है क्या बना दिया, और इस प्रकार से वो जुड़ गया, क्योंकि ये आयनिक अभिक्रिया। तो देखो बेटा, ये 2 स्टेप लिखने हैं और ये चीजें लिखनी, बस आपके 2 नंबर तैयार, ठीक है ना। ये है SN1 मैकेनिज्म। अब SN2 में क्या होगा, जब ये SN1 और SN2 है, सॉरी SN1 में ये हो गया, तो SN2 में क्या होगा इस अभिक्रिया में, ठीक। चलो अब ये समझते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, ये तो समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। ये तो हमारे पास क्या हुए, SN1 मैकेनिज्म, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, SN1 मैकेनिज्म, ये SN1 मैकेनिज्म हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा है SN2 मैकेनिज्म, उसको समझते हैं क्या होता है। ये भी बहुत मजेदार है SN2 वाला भी, और अब आप लोगों को समझ में आएगा, रिएक्शन तो एक ही है, इसलिए मैं उसको ऊपर नहीं बिठा रहा हूँ, नहीं तो ये तो एक राउंड का काम था, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब वो सेम रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन, लेकिन वहां थोड़ा सा चेंजेस है, और वो चेंज क्या है, वहां वेग निर्धारक पद में कितने अणु होंगे, 2 अणु होंगे, ध्यान ही रखना होगा, कितने अणु होंगे, 2, क्योंकि वो बाइमोलिकुलर रिएक्शन है बेटा। कैसी है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है वो, बाइमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर का मतलब द्विआण्विक अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होंगे, 2 अणु भाग ले रहे होंगे, इस प्रकार से, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको टाइम भी लगा रहा हूं। चलो अब इसको देखते हैं सेकंड पोर्शन को, ठीक है ना। तो इसमें चलो ये हो गया, बाकी छोड़ देते हैं, है ना। रिएक्शन यही है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस होना है, जब हम SN2 मैकेनिज्म देखेंगे तो स्टेप में क्या होगा, यहां पर जो होगा कुछ पद लिखे जाएंगे, जैसे माना क्या होगा, SN2, यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे, क्या चीजें आएंगे यहां पर, बंध का बनना और टूटना साथ साथ होता है, एक ही पद में होता है। क्या होगा, हम लिख सकते हैं बंध का टूटना व बनना, ये साथ साथ होता है बेटा, साथ साथ होता है, बंध का टूटना और बनना जो है साथ साथ होता है, एक साथ होता है साइमल्टेनियसली, है ना। देखो कैसे होगा, ये
इसलिए इसको नीचे लिख लो तो मैं यहाँ पर है CH3, ये है बेटा CH3, दूसरा है CH3, तीसरा भी है CH3, ठीक है ना। और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा मुझे आगे लिखना पड़ेगा बेटा, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वैसे। हाँ, इसको मैं थोड़ी सी आगे लिख लेता हूँ। वो आगे क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। ये हमने लिया CH3, CH3 एंड CH3, और ये वही तो है जो हम ऊपर ले रहे हैं, देखो Cl, ये उसमें क्या हुआ था, SN1 में क्या हुआ था, पहले Cl और कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन अलग अलग हुए थे, है ना। यहां पर क्या होता है बेटा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल मींस यहाँ पर जो OH आयन होगा, OH और नेगेटिव चार्ज वाला होगा, ये इधर से अटैक करेगा, सामने से नहीं करेगा। कहां से करेगा, इस अपोजिट साइड से। समझ में आ रही बात। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपोजिट साइड से अभिक्रिया करेगा, यहां से करेगा, बैक साइड से, जहां ये लगा हुआ वहां से नहीं। क्योंकि यहां से क्या होगा, जैसे नजदीक आएगा तो ये नेगेटिव है, इसको रिपल करेगा, रिपल्सन करेगा। तो ऐसी दशा में क्या होता है, जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो यहां से, कहां से, यहां से अटैक करता है। और अटैक करने के दौरान क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर आएगा, ये धीरे धीरे इस तरफ से अंदर आएगा, और इसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या, किस प्रकार से हो रहा है, जैसे यहां से OH नेगेटिव क्या होगा, ये चार्जेस हम इसको देखेंगे डॉटेड लाइन से, ये कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। देखो CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, और ये क्या कर रहा है, इसको साथ धीरे धीरे जुड़ रहा है, और यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन टूट रहा है, और इसको बोलते हैं बेटा संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था है ये, संक्रमण, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। अवस्था, यहां ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात क्या है बेटा, इसमें ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप बहुत स्लो गति से होता है, स्लो स्टेप, धीमी गति से, स्लो स्टेप है ना। इसकी, इस पद की जो गति है वो बहुत धीमी है, क्योंकि बंध का बनना और बंध का टूटना साथ साथ हो रहा है, और ये प्रोसेस कैसी है बेटा, बहुत धीमी गति से होती है, बहुत धीमी गति है, बंध का टूटना धीमी गति है, और बंध का बनना ये बहुत धीमा है। ये स्टेप कैसा है, बहुत धीमा है। और जो धीमा स्टेप होता है, उस वो स्टेप क्या होता है, बताओ बच्चों, वो पद क्या होता है बेटा, वेग निर्धारक। बहुत बढ़िया, सुंदर। देखो बेटा, आप लोगों को, सभी बच्चों को ऐसे ध्यान देना है ना। ये क्या कर रहे हैं, इसका नाम वंदना बहुत अच्छे ढंग से बता रहे। इसको जो बहुत धीमी गति से चलता है बेटा, वो होता है वेग निर्धारक पद। इसका मतलब ये क्या है, वेग निर्धारित कर रहा है, वेग निर्धारक पद है। अब जब ये वेग निर्धारक पद है तो इसमें कुल कितने अणु हैं, कितने अणु है बेटा इसमें, 2। 2। बिल्कुल राइट। एक अणु तो ये है पूरा का पूरा, और एक अणु ये वाला है, यानी कि 2 अणु है। इसलिए क्या होगा, यहाँ इसको हम कह सकते हैं, इसके ऊपर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद, डिटरमिनिंग स्टेप, जो निर्धारित कर रहा है। और इसमें 2 अणु ले रहे हैं, यहाँ पर वेग निर्धारक, तो हम इसे लिख सकते हैं इसमें, वेग निर्धारक पद में, वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विअणु का विक्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, द्विअणु का विक्रिया, ठीक है ना। ये स्टेप बहुत धीमी गति से हुआ, लेकिन जैसे क्या होता है बेटा, इस स्टेप में देखो आगे वो रिएक्शन वही है, ये क्या होगा, तीव्र गति से लास्ट में क्या होगा, ये इधर हट जाएगा और वो दूसरा वाला। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा बरसात में, ये हवा तेज चलती है तो ये छाता उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाला कैसे हो जाएगा, ये OH है, मान लीजिए यहाँ पर OH है, ये OH है, ये OH क्या कर देता है, इसको इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है, ये झटके के साथ जो है दूसरी तरफ पलट जाता है ऐसे,
क्योंकि CH3 को इधर पलट देता है, और जो Cl है वो माइनस के रूप में अलग निकल जाता है बेटा, ये इस प्रकार से जाता है, और ये OH क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया। और ये जो स्टेप है ये क्या है, तीव्र गति वाला, तीव्र गति, इसकी गति क्या है, तीव्र है, इसलिए यहाँ पर हम वेग निर्धारण नहीं कर सकते। तो वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या है, द्विआणुक अभिक्रिया है, इसलिए यह द्विआणुक अभिक्रिया है, द्विआणुक अभिक्रिया है। बाइमॉलिक्यूलर, द्विआणु का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये क्या हो जाएंगे, बाइमॉलिक्यूलर। तो देखो बेटा SN2 समझ में आया, रिएक्शन एक थी। पहले वाले में क्या हुआ, SN1 में पहले इसको टूटा, टूटने के बाद दूसरे स्टेप में जुड़ा, टूटने वाला स्टेप क्या था, धीमी गति से हुआ था, ठीक है ना, जिससे क्या कहेंगे, वेग निर्धारक, उसमें अणु एक भाग ले रहा था, एक अणु का विक्रिया हो गया, SN1 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये बंध का बनना और बंध का टूटना साथ साथ हो रहा था, और ये स्टेप बहुत स्लो गति था इसमें, यानी स्लो था, तो ये वेग निर्धारक पद होगा, वेग निर्धारक पद होगा, तो वेग निर्धारक पद में कितने, दो अणु भाग ले रहे हैं, और इसलिए क्या होगा, ये द्विआणु का विक्रिया हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं इसको SN2। यहाँ पर तीव्र गति से, और ये वेग निर्धारक पद नहीं है, ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से SN1 और SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। किसी को कोई समस्या इसमें, इसमें कोई समस्या बेटा, ये आता है और बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, बाई चांस जो है रिकॉर्ड तो कर रखा मैंने, फिर भी ठीक है ना, हो गया। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं बेटा, ये मैकेनिज्म है, क्रियाविधि, इनको नोट कर लो और इम्पोर्टेंट लिख लो, बोर्ड परीक्षाओं में आती है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना। क्लियर, अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे, देखो अब थोड़ी सी, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सबसे ज्यादा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। तीन तो रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट और भी हैं, जैसे कौन कौन से, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट है, भौतिक गुण, जैसे हमने बीच बीच में देखा था, कौन सा वाला, ये गलनांक क्वथनांक देखा था, विलीयता देखी थी, घनत्व देखा था, है ना, ये तीनों स्टॉप इंपॉर्टेंट है, और CX बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर हमने कौन कौन से, स्वार्ट अभिक्रिया, फ्लैंकल-स्टीन अभिक्रिया और हुन-सेडेकर अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट पढ़े। और तीसरा एक पार्ट हमने न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 और SN2 मैकेनिज्म हमने इंपॉर्टेंट देखे, हो गया बेटा। इस प्रकार से ये था सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब ये तो थी मैकेनिज्म, अब इससे अभिक्रियाएं भी तो होंगी, ये तो हमने अभिक्रियाएं तो पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जो न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित होने वाली पहले जो रिएक्शंस हैं वो है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जो पहला है, यदि हम इसको पहले नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हाइड्रोक्सिल, क्या होगा, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रो हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना, समूह द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन किस प्रकार से हो सकता है, तो पहले है अल्कोहल, इसमें अल्कोहल का निर्माण भी होता है बेटा, अल्कोहल बनते भी हैं। तो हमारे पास हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स का मतलब होता है RX, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, यहाँ ध्यान रखना, हम लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे KOH, लेकिन इस KOH में ये ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ एक्वस लिखना कंपलसरी है, एक्वस नहीं लिखोगे तो रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। अभी तो प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके बाद यदि आपने अल्कोहलिक लिख लिया, ये कुछ नहीं लिखा, तो तभी दिक्कत आएगी, है ना। हमने क्या लिखना है, एक्वस लिखना है, तो एक्वस लिखोगे तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा, कैसे, देखो कैसे बन जाएगा, ROH बन जाएगा, और यहां बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HX,
एक तो बनेगा HX, देखो ये नहीं सॉरी KX, HX नहीं बेटा KX बन जाएगा, है ना। इस K के साथ ये X जुड़ जाएगा, KX बन जाएगा और OH कहाँ आ जाएगा इस पर। तो ये तो एक प्रकार का एल्कोहल बना। अब देखो हम कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे एल्कोहल बना सकते हैं। पहले हमने एल्किल हैलाइड से क्या, पहले हमने अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाया था। देखो हमने पहले क्या किया था, हमने एल्किल हैलाइड बनाए थे अल्कोहल से। अल्कोहल जो शुरुआत में जब बनाने की विधि देखी थी, तो हमने क्या लिया था, जैसे CH3Cl लिया था, है ना। CH3Cl नहीं लिया था, CH3OH लिया था। और इस पर हमने क्या करवाई थी, SOCl2 की अभिक्रिया करवाई थी। तो क्या बना था हमारे पास, ये बना था CH3Cl बना था, SO2 बना था, प्लस HCl बना था, ऐसा कुछ बना था। तो देखो हमने एल्किल हैलाइड। अब हम क्या काम कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बना रहे हैं, उल्टा बना रहे हैं। अब पहले तो अल्कोहल से क्या बनाया, एल्किल हैलाइड जब बनाने की विधि थी। अब केमिकल रिएक्शन देखो, इससे ये बना रहे हैं उल्टा, ठीक है ना, एक से दूसरे और दूसरे को दूसरा। तो देखो बेटा यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर होगा CH3Cl है, इसका नाम क्या होगा, बताओ बेटा क्या नाम होगा इसका, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमेथिन, ठीक है ना। और बच्चों को लिखना है, जैसे ये कोई बच्चा बोलता है तो आप लोगों को लिखना है क्लोरोमेथिन। इसका नाम मेथिल क्लोराइड भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, मेथिल क्लोराइड। अब देखो इस मेथिल क्लोराइड की जब हम रिएक्शन करवाए ना एक्वस KOH के साथ, इसको पहले आगे पीछे दोनों तरफ लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्वस AQ, एक्वस का मतलब होता है बेटा जलीय, जलीय KOH। और जब जलीय KOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना देता है CH3OH। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, KCl निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। ये बन गया हमारे पास, इसका नाम क्या है, मेथेनॉल। मेथेनॉल। गुड, इसका नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। इसका घरेलू नाम मेथिल अल्कोहल है, वैसे मेथेनॉल है, राइट। अब दूसरा देखो, यदि हमें एथिल अल्कोहल बनाना होगा तो कुछ नहीं करना, देखो कितनी सरल है केमिस्ट्री, CH3 CH2 Cl लिया, यहाँ बदल दिया हमने, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। गुड। एथिल क्लोराइड पर हम क्या रिएक्शन करवाएंगे बेटा, एक्वस KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी कन्वर्जन करवाएंगे हम, है ना, एक्वस KOH की। और क्या बनाएगा, CH3CH2Cl CH3 OH भाई। CH2OH, हाँ ठीक, ठीक है ना, CH3 CH2OH। यहाँ से क्या होगा, इस ये निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और ये OH वहां आ जाएगा, प्रतिस्थापित किया ना, और यहाँ पर आएगा KCl। ये क्या बना बेटा, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एथेनॉल, ठीक है ना, गुड। अब बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। देखो CH3 CH, और बच्चे नहीं बोल रहे बेटा, अभी थोड़ा सा और अच्छा नहीं लग रहा है ना। CH3Cl ये है, और इस पर हम क्या करवाएं, एक्वस, एक्वस KOH। इसको जलीय भी लिख सकते हैं बेटा, जलीय, है ना। लेकिन किताबों में AQ लिखा होगा, एक्वस लिखा होगा, तो हमें एक्वस ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी बन जाए, इसका नाम क्या है, बताओ बच्चा, इसका नाम क्या है। देखो ये CH3 CH Cl है और CH3 है, क्या नाम है इसका, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसको साधारण नाम में मैंने क्या कहा था, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, क्या बोला था, क्लोराइड। CH, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। हाँ, या 2 क्लोरोप्रोपेन भी है। आईपीएसी नेम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों नाम याद आने चाहिए फटाफट, आइसोप्रोपिल क्लोराइड एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन जब हम एक्वस KOH के साथ करवाते हैं ना, तो मालूम क्या बनता है, CH3 CH एंड CH3, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, KCl निकल जाएगा। इसका नाम क्या हो सकता आइसोप्रोपिल अल्कोहल। है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ऐसे वाला एल्कोहल जहां CH बीच में लगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल माने 3 कार्बन, और इसको 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 भी कहा जाता है ना, प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेनॉल प्रोपिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से देखो सारे एल्कोहल बन गए। हम मेथेनॉल बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बना सकते हैं, और भी एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास पहला स्टेप, क्या है ये है किसके द्वारा, प्रतिस्थापन
हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। पहला क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो ये पहली रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर एक्वस पीएमएच की जगह हम दूसरा भी ले सकते हैं। दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम दूसरा कंपाउंड क्या ले सकते हैं इसमें, यहाँ पर हम ले सकते हैं AgOH, आर्द्र AgOH। जैसे मान लीजिए हमने एथिल ब्रोमाइड लिया, CH3 CH2 और Br लिया, और इस पर हम क्या करें बेटा, AgOH की अभिक्रिया करवाएं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, इसको बोलते हैं आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड। आर्द्र क्या बोलेंगे उसको? आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड। आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा? इसको यहां से इसको कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? देखो ये बना देगा CH3 CH2 और OH। इसका नाम क्या था? एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल है ना। और साथ साथ क्या बनेगा? सिल्वर ब्रोमाइड जी Br। इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा AgBr का? कि नोट रखने, ये चीजें आती हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आती हैं और कभी कभी उससे पूछ लेता है ना। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है? अब तो नहीं होता, पहले होता था, ठीक है ना। अब क्योंकि चेंज ही हो गया कुछ। फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफ होती थी बेटा, उसको धुलने में काम आता था, क्योंकि पहले रील होती थी, रील को ले जाते थे वो डार्क रूम में ले जाकर के उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते थे वहां, है ना, AgBr। लेकिन अब क्या हो गया, रील खत्म हो गया, अब तो सीधे वैसे ही आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब इसका प्रयोग नहीं होता, रील का प्रयोग खत्म हो गया जब कैमरे में रील आए करती थी, है ना। इस टाइप से। तो ये है सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन पूछा जा सकता है कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? छापा खाने में, है ना, नेगेटिव को धुलने में होती थी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है बेटा, देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, वह है एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। कौन सा? एल्कोक्सी समूह द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। अब एल्कोक्सी समूह क्या हुआ, है ना। इसमें ईथर का निर्माण होता है बेटा। क्या होता है? ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होगा? ईथर का निर्माण हो जाएगा। कैसे बनेगा? देखो एल्कोक्सी समूह क्या होगा, यदि हम एल्कोक्सी समूह देखेंगे तो ये होगा ROX, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी समूह। ये है ROX, ये एल्कोक्सी समूह। अब इसमें मजेदार बात क्या है बेटा, देखो हम क्या लेंगे यहाँ पर RX लेंगे, क्योंकि हमारे पास एल्किल हैलाइड है। क्या है बेटा? एल्किल हैलाइड। और इसकी रिएक्शन करवाएंगे ROX के साथ, ठीक है ना, ROX के साथ। तो इससे क्या होगा, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और ये क्या बना देंगे? ईथर का फॉर्मेशन कर देंगे, ROR। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, RONA होना था बेटे इसमें। एल्कोक्सी का मतलब RONA, Na हो गया यहाँ पर, सॉरी, है ना। यहाँ पर क्या होगा? Na, एल्कोक्सी दिया। और इसमें क्या होगा? ROR बन जाएगा और क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा। देखो बेटे ये है बात, ये किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? ईथर का। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? किसी को याद हो तो? बहुत मजेदार रिएक्शन है। आप लोगों को मैंने रिएक्शन याद करने के लिए दे रखी थी। कौन सी अभिक्रिया हो बेटे? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो हम धीरे धीरे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। 3 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं और चौथी रिएक्शन ये है बेटा, ये है विलियम, ठीक है ना, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा पूछी जाती है विलियमसन संश्लेषण। ये ईथर निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है और यही रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। यहाँ पर क्या होती है? एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, इसको अभी बताएंगे क्या नाम होगा इसका, ठीक है ना। एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है और ईथर का फॉर्मेशन होता है, ईथर बनता है। यहाँ पर देखो किस प्रकार से आ सकता है, इस जगह पर हम ले सकते हैं CH3 CH2 Br ले सकते हैं, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, ब्रोमोएथेन है। और प्लस यहाँ पर क्या ले सकते हैं? CH3 ONA ले सकते हैं। इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम बताना।
इसको बोलते हैं सोडियम। और ये इतना तो सोडियम हुआ, और इसका नाम होगा मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड, क्या नाम होगा इसका? बताओ बताओ। सोडियम मैथ सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड, क्या बोलेंगे? सोडियम मैथोक्साइड। बिल्कुल, सोडियम मेथॉक्साइड है ना, ये सोडियम मेथॉक्साइड। अब देखो NaBr तो निकल जाएगा अलग और बाकी जुड़ जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा CH3 CH2 OCH3 और प्लस क्या हो जाएगा? NaBr। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखो। सोडियम एथोक्साइड। नहीं नहीं, अब एथॉक्साइड कहाँ बेटा? सोडियम तो इसमें लगा ही नहीं, ये सोडियम होता तब होता है एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड तब होता है CH3 CH2 ONa होता है, लेकिन ये CH3 CH2 OCH3 है प्रोपेन ऑक्साइड। ना। देखो, ये है एथिल, ये है मेथिल, और ये जो ग्रुप है बीच में, ग्रुप है ईथर। तो हम इसका साधारण नाम बोलेंगे एथिल, मेथिल और ईथर। कितना सरल है। एथिल है, मेथिल है, ईथर है। एथिल मेथिल ईथर, ये ईथर है। वैसे आईयूपीएसी नेम थोड़ा ठीक ठाक है इसका। देखो आईयूपीएसी नेम ऐसे लिखते हैं, CH3 CH2 OCH3, ये है। तो यहां पर इसका नाम आता है ऑक्सी। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सी शब्द यूज होता है इसका, है ना। देखो ये ऑक्सी वहां जुड़ेगा जहां कार्बन की संख्या कम होगी। कार्बन की संख्या कहाँ कम है बेटे? यहाँ कम है या यहाँ कम है? CH3 में सर उधर। हाँ, राइट। यहाँ कम है, कार्बन की संख्या यहाँ कम है। ठीक है ना, तो इसके साथ ऑक्सी जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आएगा मैथॉक्सी एथेन। क्या बोलेंगे इसको? मैथॉक्सी। आईयूपीएसी नेम देखो, मैथॉक्सी एथेन। देखो बहुत सिंपल, मेथॉक्सी एथेन। बस ये ऑक्सीजन वहां जोड़ना है जहां कार्बन की संख्या कम हो। जब बराबर हो तो कहीं भी जोड़ दो, बराबर हो तो कहीं भी जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से साधारण नाम था बेटा इसका। ये क्या था इसका साधारण नाम? निरर्थक नाम, जैसे आप लोगों के घर में है वैसे ही इसका साधारण नाम है, और ये आईपीसी नेम हो जाएगा। अब दूसरा करते हैं। चलो ये देखो, ये तो हमने सिंपल एक रिएक्शन लिखी। ओ टाइम हो गया ना, चलो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद सब कल बताएंगे। देखो जैसे हमारे पास दूसरा है CH3 CH2, ठीक है ना, CH3 CH2 और Br ले लेते हैं, और इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2 ONa की। ये है बेटा सोडियम। बोलो क्या नाम है इसका? सोडियम एथॉक्साइड। दो लगे हुए हैं, मेथॉक्साइड एक, मेथ एक, एथॉक्साइड दो, है ना। और ये हमारे पास ब्रोमोएथेन। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसा बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा? NaBr। अब देखो यहां पर देखो, दोनों तरफ ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान चीजें हैं, इधर भी उतरे हैं इधर भी उतरे, कहीं भी लगा दो। तो इसको, इसका नाम यदि हमने इसके साथ ऑक्सी लगाया तो एथॉक्सी, और ये एथेन हो जाएगा। ये तो एथॉक्सी हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। जैसे मेथॉक्सी एथेन हो गया था पहले वाला, है ना। तो अब देखो बेटे इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर। दो बार एथिल लगा हुआ, साधारण नाम क्या होगा? डाई एथिल और ईथर, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। तो अभी और रिएक्शन है बेटा, हमें हमने दो रिएक्शनें बताई, और इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कल मैं विलियमसन संश्लेषण को भी इंक्लूड करूंगा इसमें।